हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी। एंड ये थर्ड लेक्चर है हमारा नेशनल इनकम चैप्टर का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। एंड ये मैं कोशिश करूंगी काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दूं, बिकॉज इनमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बट इनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा ये मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। देखो, जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या फिर जब भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि जीडीपी से एनएनपीएफसी पे कैसे आते हैं, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज होता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है। फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ आपका? इट्स अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, और ये यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब इंक्लूडेड होता है। ठीक है, मैं समझाती हूँ क्या है। मान लो प्रोड्यूसर है, ठीक है, मान लो मैं हूँ प्रोड्यूसर, मैंने बनाया है लैपटॉप। ठीक है, 12,000 का मुझे कॉस्ट पड़ा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहा है मेरा लैपटॉप बनाने का। ठीक है, तो वो मेरा क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट हुआ। उस 12,000 का लैपटॉप जो मैंने बनाया है, ठीक है, वो मेरा क्या हुआ? उसमें मैंने उसको प्रोड्यूस किया है। ऑब्वियसली उसमें मैं क्या क्या चीजें जोड़ूंगी, जो मैंने वेजेस पे करी हैं। ठीक है, अपने जो भी इंजीनियर्स हो गए, जो भी वर्कर्स हो गए, उनको मैंने वेजेस या कुछ भी सैलरी वगैरह पे करी है। ठीक है, मैंने कुछ लोन लिया था अपनी कंपनी चलाने के लिए, उसके बाद मैंने उस पर इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो वो इंटरेस्ट भी मैं उसमें जोड़ूंगी। ठीक है, कहीं कोई जगह मैंने लीज पे लिया है, रेंट वगैरह, ये सारी चीजें मैं जोड़ूंगी, तब जाके वो 12,000 का मेरा लैपटॉप बन रहा है। ठीक है, 12,000 का मेरा लैपटॉप बन पा रहा है वो। अब इस चीज को समझो, 12,000 का मैंने लैपटॉप बनाया, क्या मैं जब उसे बेचने जाऊंगी मार्केट में, तो क्या मैं उसे सिर्फ 12,000 का बेचूंगी? नहीं, उसको मैं थोड़ा ज्यादा में बेचूंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें और कॉस्ट ऐड हो जाएंगी। वो क्या ऐड होगा? देखो, सबसे पहले तो टैक्स ऐड होगा। ठीक है, 12,000 का लैपटॉप मैंने बनाया, उसमें कुछ कुछ टैक्स भी तो लगाएंगे ना। ठीक है, मान लो 5,000 का टैक्स लग गया। ठीक है, अब लेट जस्ट अज्यूम कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है स्टूडेंट्स को, कि भाई स्टूडेंट्स को 3,000, मतलब कि 3,000 की सब्सिडीज देगी गवर्नमेंट, तो वो 3,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे। अब बताओ लैपटॉप की एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी? बताओ, 14,000 इतनी अराउंड आएगी ना। ठीक है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट हुई वो 14,000 हुई। इसको आप राइस के कॉन्टेक्स्ट में भी समझो। ठीक है, मान लो कि 500 का मैंने राइस बनाया, 500 रुपीज पर केजी। ठीक है, उसके बाद अब टैक्स लगाएंगे। जो आप लेते हो ना, आशीर्वाद आटा आता है, जो भी राइस का कोई भी ब्रांड ले लो, उसमें थोड़ा बहुत टैक्स लगेगा। मान लो 200 रुपीज का टैक्स लग गया, या जो भी हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है राइस में, तो आप उसको माइनस कर दो। कितना, कुछ भी फिगर ले लो, 150 रुपए की सब्सिडीज पड़ रही है, तो जो उसका टोटल होगा, जो भी सॉल्व करके आएगा, वो क्या हो जाएगा? इसका मार्केट प्राइस। तो कहने का ये मतलब है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो, यही मैं समझा रही थी, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है यार, मतलब थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना है। दिमाग लगा के अगर आपने ये चीज समझ ली, जो दोनों एग्जाम्पल मैंने समझाए हैं अभी, ये समझ में आ गया ना, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखो, ये फैक्टर कॉस्ट है। इस पे मैं कैसे पहुंचूंगी? मेरे पास मार्केट प्राइस गिवन है, मुझे क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा कि मार्केट प्राइस है आपका, मान लो 100 रुपीज। ठीक है, इतना मुझे दिया हुआ है। अब इस 100 रुपीज मेरे को ये दिया रहेगा, मार्केट प्राइस दिया रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स दिया रहेगा, सब्सिडीज दिया रहेगा। ठीक है, और मुझे उससे फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, तो मैं कैसे करूंगी? मार्केट प्राइस में मुझे अगर फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, फैक्टर कॉस्ट से जब हमें मार्केट प्राइस पे जाना होता था, जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होता था, तो हम टैक्सेस ऐड करते थे। अब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मैं टैक्सेस को क्या करूंगी? सब्ट्रैक्ट करूंगी। टैक्सेस मेरे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होंगे वो हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और सब्सिडीज क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना है इस चीज को, कुछ नहीं किया है मैंने। जो यहाँ पे किया था ना, इसका रिवर्स कर दिया है मैंने। ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझ में आया था ना आपको? लैपटॉप था, लैपटॉप में 5,000 टैक्स जोड़ा हमने, उसके बाद सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट। तो अब देखो, कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, जो मेरे से लैपटॉप खरीद रहा है, अभी सब्सिडीज नहीं दी होती गवर्नमेंट ने, तो 17,000 उसको मुझे देने पड़ते लैपटॉप के। पर क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी है, ठीक है, 3,000 गवर्नमेंट पे करेगी, तो 3,000 उसके उससे तो माइनस होंगे ना। तो उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको 4,000 का लैपटॉप पड़ा हो। ठीक है, 14 का आता नहीं है, बट हाँ एग्जाम्पल के लिए समझ लो। ठीक है, तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करना पड़ा? इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया और सब्सिडीज को माइनस किया। अगर मुझे सेम चीज मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे रिवर्स जाना है, तो मैं क्या करूंगी? टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और सब्सिडीज को ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया है, तो एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो ये रहा मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ओके।
अब नेक्स्ट ये समझो नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मेजर एट करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। करंट ईयर के प्राइसेस पे जब आप मेजर करते हो तो वो नॉमिनल जीडीपी हुआ। मान लो कि ये 2024 का जीडीपी आपने निकाल लिया, ठीक है, करंट ईयर के प्राइसेस पे, ठीक है। इसको कैसे निकालते हो आप, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर देते हो आप, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने का, ठीक है। जो भी क्वांटिटी रही गुड्स की और इसको आपने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी आपका एडजस्ट होता है इन्फ्लेशन के साथ। अब हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये समझो नॉमिनल जीडीपी में दिक्कत क्या आ रही थी। हमें ना नॉमिनल जीडीपी में पता नहीं चल पा रहा था कि जो हमारी जीडीपी है वो बढ़ किस लिए रही है। मतलब मान लो जीडीपी हमारी लेट जस्ट से 2011 में, और ये हम लगा लेते हैं 2024, ठीक है। तो 2011 में मान लो थी 1000, ठीक है, अभी बस एग्जांपल ले रहे हैं, और 2024 में बढ़ के कितनी हो गई है 2000। तो हमें ना पता नहीं चल पा रहा। ऑब्वियसली बड़ा दिखा रहा है, ये फिगर बड़ा है इससे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या सच में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ी है या फिर सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ गया है। क्योंकि आप एक चीज समझो, अगर प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तब भी तो ये फिगर बड़ा दिखेगा ना। इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, वेट। ठीक है, मान लो कि 100 kg वीट का हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। 100 kg वीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और इसका प्राइस क्या था 50 पर केजी, ठीक है। तो टोटल जो हमने एक साल, ये हमने एक साल का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो जीडीपी अगर हम निकालें तो कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना कॉस्ट पड़ेगा, 100 × 50, ठीक है। तो कितना आया, 5000 आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ईयर का एग्जाम्पल लेते हैं, ये है हमारा ईयर 2, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्शन अभी भी 100 kg ही हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। जीडीपी जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपका गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था वो अभी भी 100 kg है, उस टाइम भी 100 kg था, अब भी 100 kg है। पर अब प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया है। पहले जो चीज़ 50 की मिल रही थी वो 70 की मिल रही है, तो अभी जीडीपी कितना हुआ, जीडीपी हो जाएगा 7000। अब यहाँ पे इस चीज को समझो, 7000 यहाँ जीडीपी आ रहा है, यहाँ 5000 आ रहा है, ठीक है। अगर हमने रियल जीडीपी नहीं निकाला और हम इसको ऐसे ही ये हमारा नॉमिनल हुआ, ठीक है, अभी हमने एडजस्ट नहीं किया है इसको, ठीक है। तो देखो तो आपको क्या लग रहा है, आपको यही लग रहा है कि हाँ यार 7000 फिगर दिखा रहा है तो जीडीपी मतलब बढ़ रहा है हमारा, ये तो अच्छी बात है। बट नहीं, अच्छी बात नहीं है ये बड़ा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है, प्राइस बढ़ गया है यहाँ पे। ये कोई अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अच्छी बात क्या होती है, आपकी जो जीडीपी है वो बढ़नी चाहिए जब आपका प्रोडक्शन भी बढ़े साथ में। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। तो ये है इसका कहने का मतलब। तो जो रियल जीडीपी होता है ना, हमको ये हमें ट्रू पिक्चर दे देता है। ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हमें बताता है कि आपका रियल जीडीपी क्या है, ठीक है। तो जहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है इधर, नॉमिनल जीडीपी 110 करोड़ था, इन्फ्लेशन 10% था, उसके बाद रियल जीडीपी क्या आया, आपने 10% इन्फ्लेशन 110 में से माइनस कर दिया, तो जो रियल जीडीपी आया वो आया 100 करोड़, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ये यही चीज दिखाता है जो मैं बता रही थी ना आपको अभी, 5000 और 7000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो यही हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, नॉमिनल है आपका 120 करोड़, रियल है आपका 100 करोड़, तो डिफ्लेटर क्या आ जाएगा 120। अगर हम इस एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट पे बात करें तो नॉमिनल क्या हो गया आपका 5000, रियल क्या हो गया 7000, इंटू 100 आप कर दोगे, ठीक है। 5 से 7, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 500/7 कुछ डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। अब हम समझते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब आप नेशनल पेमेंट वगैरह पढ़ते हो तो उसमें काम आता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। देखो नेशनल ये सॉरी ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, पेमेंट्स मेड विदाउट रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ये फिगर भी मैंने अटैच किया हुआ है, अ पेमेंट ऑफ मनी यूजुअली फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर विच देयर इज नो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज, ठीक है। मतलब रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या दे रही है आपको, मान लो गवर्नमेंट जो है ओल्ड एज लोगों को पेंशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, 5K पेंशन मिल रही है लोगों को, लेकिन क्या उसके रिटर्न में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जीडीपी में कैलकुलेट क्या होगा, नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो ट्रांसफर पेमेंट होता है
वो जीडीपी में कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है, इसको याद रखना हमेशा, कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों करेंगे हम कैलकुलेट? क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा ना, क्यों करेंगे हम इसको ऐड? कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर ऐड करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से स्कॉलरशिप हो गई, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए स्कॉलरशिप देने में, ठीक है, लड़कियों को, ठीक है। तो क्या इससे कुछ प्रोड्यूस हुआ? नहीं हुआ। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप दी है ताकि उनकी एजुकेशन में मदद हो सके, लेकिन कुछ एक गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा ना, कोई चीज बन तो नहीं रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज है मान लो, ठीक है। इंडिया में तो होता नहीं है, बट हाँ काफी कंट्रीज में होता है कि कोई अगर आप बेरोजगार हो तो गवर्नमेंट आपको अलाउंस देती है बेसिक, ताकि आप एक बेसिक लेवल की लाइफ जी सको। तो मान लो आपको 7,000 अलाउंस दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो जीडीपी में ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं होगा, ये एक तरीके की ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। तो कभी भी एमसीक्यू में आए कि जीडीपी इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट, सब मतलब ट्रांसफर पेमेंट डायरेक्टली नहीं आएगा, बट ये पूछ सकता है कि क्या सब्सिडीज या फिर पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब इंक्लूड होता है या नहीं। इसमें एक चीज सब्सिडी मेंशन नहीं है, सब्सिडीज भी लिख लो, ये भी कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके। नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा? प्राइवेट इनकम, पर्सनल एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो प्राइवेट इनकम से पहले ना नेशनल इनकम समझो, ठीक है। एक सेकेंड, देखो। तो जो ये नेशनल इनकम हो गया ना, ये तो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है। नेशनल इनकम में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें वो इनकम आती है जो हमारे देश के लोगों ने कमाया, ठीक है। इसमें सबकी इनकम आ जाएगी, गवर्नमेंट की भी आएगी, ठीक है, प्राइवेट की भी आएगी, मतलब जो भी कंपनीज हो गई उनकी बात कर रही हूँ, और हाउस होल्ड्स यानी कि हम जैसे लोग, ठीक है। तो इसमें 3 लोग सबकी आएगी, ठीक है। नेशनल इनकम तो बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। इससे जो छोटा टर्म होता है वो होता है प्राइवेट इनकम, ठीक है। देखो प्राइवेट इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम में ना गवर्नमेंट नहीं आएगा, सिर्फ प्राइवेट आएंगे और हाउस होल्ड आएंगे, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ, क्या आएगा इसमें? प्राइवेट प्लस हाउस होल्ड, जो भी इनकम ये लोग अर्न कर रहे हैं वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी इनकम आएगी, यानी कि एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। देखो जो पर्सनल इनकम होती है ना, इसमें सिर्फ प्राइवेट वालों की इनकम आती है, यानी कि हमारी, इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हो जाता है और प्रॉफिट भी माइनस होता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, ये कंपनीज के लिए है ही नहीं। ये कंपनी का वो पार्ट इनकम का रिमूव कर देता है जो इसमें नहीं आएगा, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और आपका अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और अगेन इसमें ट्रांसफर इनकम भी ऐड होगी, ठीक है। ट्रांसफर इनकम आएगी यानी कि आप कहीं से रेमिटेंसेस ला रहे हो, ठीक है, या गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है या पेंशन वेंशन दे रही है, तो वो सब इसमें आएगा, ठीक है। समझ में आया ना? एक बार फिर से समझो। नेशनल इनकम में तो सब कुछ आ जाएगा, गवर्नमेंट जो पैसा ला रही है, कमा रही है, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। प्राइवेट भी आएगा, हाउस होल्ड भी आएगा। प्राइवेट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो अगेन इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा और हाउस होल्ड आएगा, और ट्रांसफर पेमेंट मैंने आपको बताया था कि जिसके इन रिटर्न हमें कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफर में क्या क्या आता है? आपका सब्सिडीज, पेंशन, स्कॉलरशिप एंड रेमिटेंसेस भी आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइवेट इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम मैंने बताया आपको, पर्सनल इनकम में प्राइवेट इनकम नहीं आएगी, ठीक है। प्राइवेट इनकम में से देखो उन्होंने माइनस किया हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोगों की इनकम आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये कुछ नहीं है, ये हमने क्या करा, पर्सनल इनकम में से ना जो हमने टैक्स पे करना होता है, मान लो आपकी इनकम जो है वो 8 लाख है, उसमें से आपने 2 लाख टैक्सेस पे किए, या 50,000 लेट, जैसे 2 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 40 या 50,000 टैक्सेस पे करे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम। देखो अब इसको समझो, नेशनल इनकम क्या हुआ? इनकम ऑफ नेशनल्स इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम क्या हुआ? इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। देखो डोमेस्टिक इनकम जो होता है वो हमें बहुत छोटी पिक्चर देता है। मान लो ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेनर्स भी हैं इसमें और सिटीजन्स भी हैं, दोनों पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो दोनों हैं ये डोमेस्टिक इनकम में आ जाएंगे, ठीक है। पर क्या ये हमें ट्रू पिक्चर देगा हमारे जीडीपी की? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो फॉरेनर्स हैं ये यहाँ पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन ये लेके तो अपनी कंट्री में जाएंगे ना एट द एंड ऑफ द डे। ये अपनी मतलब ये तो इंडिया का ही मैप हो गया, ओके, ठीक है। ये अपनी किसी दूसरी कंट्री लेके जाएंगे तो ये वहां फायदा करेंगे, ठीक है, इंडिया में थोड़ी फायदा करेंगे। तो क्या ये इंडिया के उसमें होना चाहिए ऐड? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेनर्स की इनकम नहीं आएगी। अब आप ये भी चीज समझो कि काफी सारे इंडियंस भी होंगे जो दूसरे देशों में काम कर रहे होंगे,
तो उनकी इनकम हमारे यहाँ ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ रेमिटेंस भेज रहे हैं। जो वो रेमिटेंस यहाँ पे भेजते हैं अपनी फैमिलीज को, वो फैमिली वो पैसा कहाँ खर्च करती है? ऑब्वियसली हमारी कंट्री में खर्च करती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम ना हमें ट्रू पिक्चर नहीं दे पाता, क्योंकि ये सिर्फ इस चीज को देखता है कि भाई ये जो बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, ये है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। जबकि ये ट्रू पिक्चर नहीं देता। नेशनल इनकम जो है वो आपकी ट्रू पिक्चर देता है। ये सिर्फ नेशनल्स की इनकम को कैलकुलेट करता है। नेशनल्स जो सिर्फ नेशनल्स हुए उनकी इनकम को ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आप प्लस कर दोगे एनडीपी में, तो ये आपका नेशनल इनकम आ जाता है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे आगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। अब देखो इसको, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम पेड अब्रॉड। सिंपल सी बात है भाई, जो हमारे सिटीजन हैं जो बाहर पैसा कमाने गए हैं उनकी इनकम को आप ऐड कर दो, और जो फॉरेनर्स हैं जो यहाँ से पैसा लेकर के जा रहे हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो सिंपल सा है ये, ठीक है। रिसीव्ड हमें कितना हुआ, 5 करोड़। मान लो टोटल रेमिटेंस हमारे देश में 5 करोड़ आ रहा है, ठीक है। और टोटल हम पे कितना कर रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स हमारे देश से लेके कितना जा रहे हैं, 2 करोड़ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो एन एफ आई ये क्या हो जाएगा, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो 3 है ये क्या हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तब यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक है। ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि मान लो कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं, मान लो मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, ठीक है, 5 साल पहले। आज भी वो ठीक से काम कर रही है, लेकिन क्या उसकी वैल्यू आज 1 लाख होगी? नहीं। उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि एक जो मशीन यूज होती है उसका वेयर एंड टीयर होता है, तो उससे उसकी कॉस्ट जो है वो माइनस की जाती है, ठीक है। तो आज उसकी वैल्यू 50,000 होगी, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने, 50K होगी उसकी वैल्यू, तो मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया है, ठीक है। तो ये यूज क्या होता है जब हमें जीडीपी से एनडीपी पे जाना होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर जब मैं कवर करूंगी तब मैं आराम से बताऊंगी। अभी ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ये हमें इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे फ्लो होता है इनकम का बिटवीन हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। और ये जो फ्लो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक रियल फ्लो हो गया और एक मनी फ्लो हो गया। देखो, रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो में ना कुछ भी मॉनेटरी जैसा कुछ है नहीं, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप उनको लेबर दे रहे हो, मतलब इंडिविजुअल्स क्या दे रहे हैं, देखो इस डायग्राम से समझते हैं। जो हम लोग हैं इंडिविजुअल्स हो गए, हम बिजनेस वालों को क्या, हम जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फर्म्स हैं, इनको हम क्या दे रहे हैं, अपना लेबर दे रहे हैं, हम उनके यहाँ काम कर रहे हैं। जो बिजनेस है वो हमें क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मान लो मैं एक ब्रेड की फैक्ट्री में काम करती हूँ, और तो मैंने अपना लेबर दिया उन्हें, और बिजनेस वालों ने मुझे क्या दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ मनी का फ्लो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। मनी का फ्लो क्या होता है, यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टर्म्स में पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, ठीक है। तो अब इसको भी समझो ये कैसे होगा। देखो, तो यहाँ पे क्या किया, बिजनेसेस बिजनेसेस जो हैं उन्होंने इंडिविजुअल्स को इनकम दी, पैसे दिए, मतलब वेजेस दी, ठीक है। तो यहाँ क्या हमें वेजेस मिली, अब मैंने वेजेस कमाई, अब मैं वो वेजेस जो है, वेजेस का यूज मैं इन्हीं से कुछ सामान खरीदने के लिए यूज करूंगी ना, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ मनी की टर्म्स में चीजें हो रही हैं, बिजनेसेस ने मुझे अपने वेजेस के बदले इनकम दी, अब उसी इनकम से जाके मैं ब्रेड खरीदूंगी वहां पे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये मनी फ्लो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाता है, और रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज दिखाता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ग्रीन जीडीपी, ठीक है। या ग्रीन जीडीपी है यहाँ पे। तो देखो, ग्रीन जीडीपी कुछ नहीं होता है, जीडीपी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें हम लोग इन्वायरमेंट का हमने कितना नुकसान किया है, इन्वायरमेंट का कितना डिग्रेडेशन हुआ है वो माइनस कर देते हैं, और रिसोर्स डिप्लीशन कितना हुआ है माइनस कर देते हैं, ठीक है। जनरली जो हम जीडीपी निकालते हैं उसमें ये सब चीजें काउंट नहीं होती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज काउंट नहीं होती है, लेकिन जब आप ग्रीन जीडीपी की बात करते हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि हमें ट्रू पिक्चर पता चले, ठीक है, कि जीडीपी इतना आने पे कितना नुकसान हुआ है एनवायरनमेंट का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कौन से स्टेट ने ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। ये करंट अफेयर्स में था तो बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है। अभी जानना क्यों जरूरी है, देखो काफी सारी कंट्रीज में क्या होता है कि उनकी नेशनल इनकम तो हाई होती है लेकिन पर कैपिटा इनकम लो होती है। तो पर कैपिटा इनकम क्या दिखाता है कि इनकम कितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी कंट्री में। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो आपकी जीडीपी काफी हाई नंबर्स में आ रही है, ठीक है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है कि ऑन एन एवरेज लोगों के पास कितना पैसा है वो बहुत कम है। तो अगर जब ऐसा हो जाता है ना, तो
इसका मतलब ये है कि इनकम जो इनक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। सिर्फ काफ़ी कम लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कम पैसा है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम से हमें ये पता चलता है, ठीक है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री कौन सी है वो बता देना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और ये स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम का डेटा निकाला है मैंने, ठीक है। तो यहाँ ये डेटा मैंने गूगल से निकाला है, तो उसको देख लेना यहाँ पे। और हाँ, इसको यूज़ क्यों करते हैं हम, एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन ये निकालने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं कि हमें पता चल पाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की एवरेज इनकम क्या है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिकेटर्स, ठीक है। देखो, अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो डायरेक्टली जीडीपी में तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन स्टिल तो कुछ चीज़ें जो हैं वो जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसके लिए हमें इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। देखो, जीडीपी जो है ना सिर्फ ये देखता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। बढ़ रहा है तो मतलब अच्छा है, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखाती है कि कंट्री एक्चुअल में डेवलप हो रही है या नहीं, जिनको जीडीपी मेजर नहीं करता। जैसे जीडीपी जो है वो हेल्थ वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देखता, ठीक है। इक्वालिटी कितनी है वो भी ये सब नहीं देखता, उसको बस मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, पोवर्टी का लेवल क्या है, ये सारे जो है हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जिन पे अगर हम काम करते हैं तो हम इक्वल सोसाइटी, एक डेवलप सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट ये जो है आपका लिमिटेशंस है कि जीडीपी ये आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्री में ऐसा कुछ काम नहीं है इसका। तो लिमिटेशंस क्या है, तो देखो इनइक्वालिटी मेजर नहीं करता है। कुछ नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन होती हैं जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो काउंट नहीं करता है। होती होगी ना बहुत सारी नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, तो वो काउंट नहीं हो रही है, इसलिए हमें रियल पिक्चर नहीं पता चल पा रही इकोनॉमी की, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, वो सब काउंट नहीं करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उस कंट्री में। माना कि जीडीपी अच्छी है, लेकिन क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ उस लायक है, तो ये सब चीज़ें भी काउंट नहीं हो पाती हैं, जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।